डीप वाटर मूवी एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कपल के बारे में है जो कई सारी मैस्ड अप चीजें करता है। इस मूवी को देख के आपके मन में कई सारे मोरल क्वेश्चंस भी उठ जाते हैं कि क्या एक मैरिज में चीट करना ओके है, और या फिर इस चीटिंग को इग्नोर करना ओके है, और या फिर अपनी 10 साल से भी छोटी बेटी को अल्कोहल देना ओके है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली वीजे। दिस इज वीजे और आज मैं करूंगा मूवी का रिव्यू जिसका नाम है डीप वाटर। डीप वाटर एक इरोटिक ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसको 18 मार्च 2022 को Amazon प्राइम वीडियो पे रिलीज किया गया था। और इस मूवी के डायरेक्टर है एड्रियन लेन। एड्रियन लेन जिन्होंने फेटल अट्रैक्शन और अनफेथफुल जैसी आइकॉनिक इरोटिक मूवी डायरेक्ट की है। सो अगर स्टोरी की बात की जाए तो इस मूवी की स्टोरी बेस्ड है पेट्रिशिया हाई स्मिथ की डीप वाटर नाम की नॉवेल पे। इस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है एक कपल के साथ। एक कपल जो शादीशुदा है, जिनकी एक बेटी है और जिनकी शादी को कई सारे साल हो गए हैं। दूर से तो ये कपल एक काफी नॉर्मल कपल दिखता है, बट जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे आपको पता चलता है कि ये कपल नॉर्मल जरा भी नहीं हो। इनकी जो मैरिज है वो भी नॉर्मल नहीं है। जो वाइफ होती है वो इस मैरिज में अपनी मनमानी कर रही होती है, और जो हस्बैंड होता है वो वाइफ की इस मनमानी को इग्नोर कर देता है। बट ट्विस्ट तब आते हैं जब इस कपल के आसपास के जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग मरने लगते हैं, और आगे हमें पता चलता है कि इन लोगों की जो मौत है वो एक्सीडेंटल जरा भी नहीं थी, इंटेंशनल थी। मूवी की स्टोरी इसी बारे में है कि क्या ये जो खूनी खेल है, जो इनका एक परवर्टेड गेम है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कई सारी चीटिंग होती है, कई सारे मर्डर्स होते हैं, और जो एक कॉम्प्लिकेटेड शादी है वो इस मूवी में दिखाने की ट्राई की है। एंड में क्या ये शादीशुदा कपल एक साथ रह पाता है या इनकी शादी टूट जाती है, ये इस मूवी की मेन स्टोरी लाइन है। अगर मूवी के विजुअल्स की बात करें तो इस मूवी के एक्टर्स की तरह जो मूवी के विजुअल है वो काफी अच्छे हैं। मोस्टली मूवी में हमें जो ह्यूमन रिलेशन है, जो कैरेक्टर के एक दूसरे के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं उसके बारे में इस मूवी में दिखाया गया है। और मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है वो इतनी ब्यूटीफुल और स्टनिंग है कि जब भी जो लोग हैं वो कन्वर्सेशन करते होते हैं इवन तब भी आपको मूवी जरा भी बोर नहीं करती, क्योंकि जिस एंगल से जिस टाइप के शॉट्स इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी में लिए गए हैं वो काफी अच्छे लगते हैं। इसी सिनेमेटोग्राफी की वजह से ये मूवी आपको जरा भी बोर नहीं करती। अगर एक्टिंग की बात करें तो इस मूवी में एना दे आर्मस जो इस कपल में वाइफ का रोल प्ले करती हैं उनकी एक्टिंग काफी अच्छी है। अगर किस एक्टर की एक्टिंग इस मूवी में एक्सीलेंट है तो वो है एना दे आर्मस। जिस टाइप के केयर फ्री एटीट्यूड के साथ, जिस टाइप की बेबाकी के साथ, और एक टाइप का जो एक फ्रीलीनेस होती है कि इसे किसी चीज की नहीं पड़ी, उस चीज को जो एना जिस वे में पोर्ट्रे करती है वो देखना काफी एंटरटेनिंग है। और इवन कई सारे ऐसे मोमेंट्स भी हैं जिसमें इनका कैरेक्टर होता है वो कई सारे नेगेटिव डिसीजन ले रही होती है, जिसमें कई कई मोमेंट में आप इनके कैरेक्टर को जज भी करेंगे, बट इवन इस मोमेंट में भी आपको जो इनका कैरेक्टर होता है वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, जो इस मूवी की काफी अच्छी बात है। क्योंकि मोरली करप्ट डिसीजन लेने के बावजूद भी इनका जो कैरेक्टर होता है वो विलन की तरह नहीं लगता, बट एक मैस्ड अप पर्सनालिटी की तरह लगता है। कि जैसे कि बेन एफ्लेक जो इस मूवी में एक टाइप का जो बोरिंग हस्बैंड होता है, बेचारा टाइप हस्बैंड होता है, उनका रोल प्ले करते हैं। बट जो मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो इनकी जो बेन एफ्लेक की जो एक्टिंग है वो काफी सटल लगती है। दूसरे कैरेक्टर की तरह इनकी जो एक्टिंग है वो इतनी लाउड नहीं है। इनकी जो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती है मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वो बेन एफ्लेक ने काफी इफेक्टिव तरीके से दिखाई है। और सेकेंड हाफ में जो इस कैरेक्टर की भी जो एक नेगेटिव साइड होती है वो हमें पता चलती है, जिसको बेन एफ्लेक ने काफी बखूबी निभाया है। जिसके कारण इनका कैरेक्टर एक जो बोरिंग ब्लैंक और ब्लैंड टाइप कैरेक्टर होता है उससे बनने से बच जाता है।
और अगर दूसरे कैरेक्टर्स की बात करें तो जो चाइल्ड एक्ट्रेस जो इस कपल की डॉटर है उसका रोल प्ले करती है, उनकी एक्टिंग काफी अच्छी है। उनकी एक्टिंग ने मुझे काफी सरप्राइज किया, क्योंकि इतनी छोटी उम्र होते हुए भी जब आप मूवी पूरी करेंगे तब ये जो चाइल्ड एक्ट्रेस है वो आपको याद आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर भी मूवी की जो स्टोरी थी उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। और इस चाइल्ड एक्ट्रेस की जो एक्टिंग थी वो इतनी इफेक्टिव थी कि जो व्यूअर है उसको याद रह जाएगी। सो कहीं ना कहीं इनका कैरेक्टर भी जो इस कपल है वो क्यों साथ है उसका जवाब भी दे देता है। अगर बात की जाए बाकी के कैरेक्टर की तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी के जो कैरेक्टर है वो इस मूवी में ऑलमोस्ट आई कैंडी की तरह दिखाए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो जेकब एल्कोडी का कैरेक्टर है, जो जिनकी जो स्क्रीन टाइम है वो इस मूवी में इतनी ज्यादा नहीं है, बट एक वे में जो इनकी जो एक हैंडसमनेस होती है, जो इनका चार्म होता है, वो इस मूवी में यूज किया है। और इवन जो एक मेल आई कैंडी होती है उस वे में इस मूवी में जेकब के कैरेक्टर को प्रेजेंट करने की ट्राई की है, जिसके कारण जो जेकब है वो अपनी एक्टिंग तो इतनी शोकेस नहीं कर पाते, बट जो इनके कैरेक्टर का जो एक इंपॉर्टेंस होती है वो जरूर छोड़ जाते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर है एड्रियन लेन, उन्होंने इससे पहले भी ऐसी ही मूवी बनाई है जिसमें जो मेन फोकस होता है वो ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर होता है। और इस मूवी में भी जो एड्रियन ये जो कपल है उसकी जो मैरिज है उसका जो रेवलेशन होते हैं, इसकी जो रिलेशनशिप होती है वो हमें स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो धीरे धीरे समझ में आती है। जो स्क्रीन प्ले के जरिए उन्होंने इस कपल के बीच में जो सीक्रेट्स होते हैं, इनकी जो एक फक्ड अप रिलेशनशिप होती है और इनकी जो मैरिज है वो कैसे दूसरी मैरिज से डिफरेंट है, ये दिखाने में जो एड्रियन लेन है वो काफी सक्सेसफुल हो जाते हैं। और एंडिंग में आपको ये जो कपल है उसकी जो रिलेशनशिप है उस बारे में कई सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, जो इस मूवी के लिए काफी अच्छी बात है। एटलीस्ट अगर इस मूवी की नॉवेल के साथ कंपैरिजन की जाए तो ये मूवी जो मॉडर्न डे की सेटिंग में सेट की गई है, क्योंकि जो नॉवेल थी वो काफी पुराने जमाने में सेट थी, बट जो मूवी का प्रेमिस है, जो मूवी की स्टोरी है, जो मूवी की थीम्स है, वो कंपैरिजन की जाए तो जो मॉडर्न डे है, आज का जमाना है, उसके साथ काफी सूट करती है। बट जो मूवी की जो स्टोरी है वो नॉवेल से तब अलग होने लगती है जब मूवी का एंड आता है। जो मूवी की एंडिंग है और नॉवेल की एंडिंग वो काफी डिफरेंट है। सो अगर आपने नॉवेल पढ़ी है तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे। अगर मोरालिटी की बात की जाए तो ये मूवी काफी नेगेटिव मैसेज देती है, क्योंकि इस मूवी में एक मैरिज होती है उसको जिस वे में एक्सप्लोर किया गया है कि जो चीटिंग होती है वो काफी आम बात है, और जो सामने वाला पार्टनर है वो भी इस जो चीटिंग है उसे इग्नोर कर देता है। आजू बाजू के जो पर्सन होते हैं वो मरने लगते हैं, बट इस पे जो एक कैरेक्टर होता है उसका जरा भी इफेक्ट नहीं होता, उससे जरा भी फर्क ही नहीं पड़ता, जो मुझे काफी ऑड लगा। और जो मूवी के कैरेक्टर्स हैं वो उसी प्लेस पे आ जाते हैं जहां पे वो स्टार्टिंग में थे। मतलब मूवी की स्टार्टिंग और जो एंडिंग है वो सेम है। स्टार्टिंग भी इसी शॉट के साथ होती है और एंडिंग भी इसी शॉट के साथ होती है। मतलब जो खून होते हैं इस मूवी में उसका इन कैरेक्टर्स पे कोई असर नहीं पड़ता। मतलब इन चीजों का उन्हें कोई कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना नहीं पड़ता। सो इस चीज से थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती है, क्योंकि मूवी की एंडिंग में जो हिंदी का एक मुहावरा होता है कि एक तीर से दो निशाने, वो भी थोड़ा एक डार्क ह्यूमर वे में प्रेजेंट किया गया है कि जो एक कैरेक्टर होता है वो दो ऐसी चीजों से बच जाता है जो उसे फेस करनी पड़ती। और कहीं ना कहीं इन कैरेक्टर का जो एक कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है कि मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक इन सब में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जैसी लाइफ वो स्टार्टिंग में जी रहे थे वैसी ही लाइफ वो एंडिंग में जी रहे हैं। मतलब इन जो कैरेक्टर्स है उनकी जो एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग होती है कि वो क्या सोच रहे हैं, वो ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, इन सवालों का जवाब मूवी की एंडिंग में भी आपको पता नहीं चलता, जिसके कारण ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक मिस्ट्री बन के रह जाते हैं, जो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है। और मूवी को देख के मेरे मन में दो सवाल है, क्योंकि इस मूवी में कई सारे ऐसे सीन होते हैं जिसमें जो हस्बैंड होता है विक का कैरेक्टर, वो स्नेल्स पाल रहा है, जो स्नेल्स टाइप के क्रीचर होते हैं उसको हाथ में पकड़ रहा है। जो मूवी है उसमें ये सारे मूवमेंट्स कई बार दिखाए गए हैं। हालांकि मूवी के एक ट्विस्ट के लिए ये जो स्नेल्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन स्नेल्स पे कुछ ज्यादा ही फोकस किया गया हो। बट अगर इन स्नेल्स का जो हिडन मीनिंग है वो मुझे समझ में नहीं आया।
अगर आपको पता है इसका हिडन मीनिंग तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट मुझे ये डिसीजन काफी ऑड लगा क्योंकि मूवी के कई मोमेंट्स इन जो स्नेल्स है उस पर ज्यादा फोकस करती है। और एक मोमेंट है मूवी में जिसमें जो ये विक का कैरेक्टर होता है वो अपनी 10 साल से भी छोटी बच्ची को अल्कोहल सर्व करता है, वो उससे अल्कोहल पीने देता है, जो मुझे काफी डिस्टर्बिंग लगा क्योंकि अगर उसने अल्कोहल पी तो उसके बॉडी के ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। बट कहीं ना कहीं ये मूवमेंट भी ये जो कैरेक्टर्स हैं उनका फक्ड अप बिहेवियर भी प्रेजेंट करती है। सो अगर इस मूवी के थ्रिल एलिमेंट की बात की जाए तो जो इस मूवी का स्क्रीन प्ले है जिसमें जो सेकेंड हाफ होता है उसमें कई सारे रेवलेशन होते हैं, कई सारे मूवमेंट आते हैं जिससे ये मूवी एक जो रिलेशनशिप ड्रामा से एक थ्रिलर में चेंज हो जाती है। इसमें जो थ्रिल मूवमेंट है वो काफी अच्छे हैं और जो एक टेंशन बिल्डअप होती है, जो एक फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती है वो काफी इंजॉयबल है। और एंडिंग में जो इस थ्रिल का जो एंड होता है वो थोड़ा सा बिटर स्वीट भी लगता है। एंड फाइनली आई विल गिव दिस मूवी 3 stars out of 5।